बहुत सारे लोग जो अमीर बनना चाहते हैं उनकी कुंडली में अगर योग नहीं है तो क्या संभव है? देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा जन्म लेगा ही नहीं जिसकी कुंडली में आदित्य भाव ना हो। तो धन तो सभी को मिला है। अब जैसे कि शुक्र कारक हैं धन के, ऐश्वर्य के, सभी की कुंडली में शुक्र भी विराजमान है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को महादशा के तौर पे शुक्र 20 साल के लिए एक्टिवेट मिले तो उसका 20 साल अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर पर्सन को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रह की किसी ना किसी ग्रह के साथ अलाइनमेंट होना स्वाभाविक। पिछले लगभग 2-3-4 वर्ष का अगर आप डायग्राम उठाएंगे ना, जिन्होंने अपने स्टार्टअप किए हैं वर्किंग के, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन आपको मिलेगी कि वो व्यक्ति किसी ना किसी पहलू पे आके अपने इंडिया का सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है? ना पॉवर्टी ना लग्जरी, ये है मिडिल क्लास, जहां बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं लेकिन डिसीजन बहुत छोटे होते हैं, जहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं करने के लिए, मन होता है करने का, उसके लिए मेहनत की जाती है, लेकिन रिजल्ट वैसे नहीं मिलते जैसे आप चाहते हैं। क्या ये एक कार्मिक पैटर्न है? क्या ये कुंडली की वजह से है? क्या ये ग्रहों की वजह से है? किस कारण से आप अमीर नहीं हो पा रहे हैं? क्यों आपके कुंडली में अगर दिख रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और ग्रोथ बहुत अच्छी है, बावजूद इसके आप एक मिडिल क्लास लाइफ को जीने के लिए मजबूर हैं? क्या कारण है? क्यों होता है ऐसा? अगर एक पैटर्न में आप जीवन को जी रहे हैं तो उसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और आज मैं एक और दिलचस्प पॉडकास्ट लेकर आया हूं जो कि आपको बताएगा कि क्या कारण है कि आप अमीर नहीं हो पा रहे हैं जबकि आपकी कुंडली में योग है। क्या वजह है? क्या गलतियां आप कर रहे हैं? कुंडली में कैसे पता चलता है कि आप अमीर हैं या नहीं हैं? अगर आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो वेदांत कौशिक जी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि जीवन में किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पॉडकास्ट। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। वेदांत जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? ऑल गुड सर। कैसा चल रहा है आजकल जो आप कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, सही दिशा दिखा रहे हैं, वो काम कैसा चल रहा है आपका? जी, एस्ट्रोलॉजी तो ट्रेंड बना हुआ है सर, 2025-26 का काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल, तो आप भी उसी ट्रेंड में अभी चल रहे हैं। जी जी, नहीं बिल्कुल परफेक्टली हैं चीज़ें। ओके, ओके। सो अब जैसे कि आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है कि मिडिल क्लास जो लाइफ होती है, मिडिल क्लास माइंडसेट होता है और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और जब चीज़ें नहीं हो पाती हैं मन के मुताबिक, मेहनत करते हैं लेकिन मन के मुताबिक जब रिजल्ट नहीं आता है तो एक ही बात आती है, यार मिडिल क्लास लाइफ है, मिडिल क्लास जीवन है, क्या ही कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि कैसे पता चलता है, आपकी कुंडली में कैसे पता लगता है कि आपके लाइफ में पैसा बहुत है या आपके पास पैसा नहीं रहेगा या नहीं आएगा या आप पैसे वाले नहीं हो पाएंगे या आप बहुत अमीर होंगे, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसे पता चलता है? ज्योतिष में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो देश काल परिस्थिति है। ओके। जो एक व्यक्ति के जीवन की घटनाएं हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास का जो माइंड सेट है वहाँ पे बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं या वो ज़्यादा हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क नहीं करते, लेकिन जो समय सीमा है, जो उनका इन्वायरमेंट है, वो वहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ओके। जब एक व्यक्ति का जन्म जिस होता एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं। जी, ओके। जब एक व्यक्ति का, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उस समय जो 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, 12 भाव हैं, जो पंचांग है, वो सभी को इक्वल प्रोवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि किसी की कुंडली में सेकंड हाउस नहीं है कि इसके पास धन होगा या नहीं होगा। सभी की कुंडली में सैटर्न भी है, कर्म कारक ग्रह भी हैं, दशमांश कुंडली भी है। ये जो सारा सिनेरियो है, ये हमारी थॉट प्रोसेस के अनुसार कार्य करता है। ओके। एक जो सक्सेसफुल लाइफ के इवेंट हैं, वहाँ पर ज्योतिष के बहुत छोटे छोटे नियम हैं जो कार्य करते हुए देखे गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक वृषभ लग्न का व्यक्ति है, मृगशिरा जन्म नक्षत्र, ओके। और मंगल ग्रह मकर राशि में विराजमान है। सौभाग्य योग, बालव करण, एकादशी तिथि, शुक्रवार का उसका जन्म है, और उस व्यक्ति ने अपने कर्म क्षेत्र में बाय प्रोफेशन रेस्टोरेंट लाइन को चुना हुआ है, और वहाँ पे भी वो
हर 1 वर्ष 2 वर्ष में किसी न किसी नए आइटम्स को इनोवेट करते हैं फूड से संबंधित, और लास्ट 20 ईयर से मेरे परिचित हैं और काफ़ी बड़े लेवल पर उन्होंने अचीवमेंट अपने प्रोफेशन में आप ये रियल लाइफ जी एक्सपीरियंस जी बता रहे हैं। उन्होंने ली है। हम्म, तो अभी आपको समझना ये होगा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है हम्म, उसके अनुसार जो आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है, जैसा कि ज्योतिष का कंसेप्ट है, यहाँ पे षोडशवर कुंडलियाँ काम करती हैं। तो जब हम एक व्यक्ति के प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो उसकी जो कुंडली का दशम भाव है हम्म, और जो दशमांश कुंडली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके प्रोफेशन के लिए। और ये जितने भी जो रिजल्ट्स हैं ये व्यक्ति की दशा और गोचर से जुड़े हुए हैं। जो नवग्रह हैं वो एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकंड अपनी जो भी स्थिति है वहाँ से गोचर करते हैं। जब व्यक्ति का जन्म हुआ है उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में विराजमान है वहीं से उसका दशा सिस्टम ऑपरेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का चंद्रमा आद्रा नक्षत्र में है ओके, तो उस व्यक्ति की राहु की महादशा स्टार्ट है। किसी व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र है वो अनुराधा है तो उस व्यक्ति की शनि की महादशा एक्टिवेट है। किसी व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र है तो उस व्यक्ति के गुरु बृहस्पति की महादशा एक्टिवेट है। किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है तो केतु ग्रह की महादशा एक्टिवेट है। ओके, तो व्यक्तिगत जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं वो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा से ऑपरेट होती हैं। अभी जो कंसेप्ट आप मिडिल क्लास वाला रखते हैं वहाँ पे दो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कार्य करती हैं। एक ज्योतिष का कंसेप्ट है सर्वाष्टक बिंदु और षडबल। ओके, एक व्यक्ति को जन्म कुंडली में जो भाव सबसे बली मिला हुआ है उसका जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। उदाहरण के तौर पर किसी का कुंडली का जो सेकंड भाव है वो मजबूत है तो उस व्यक्ति की जो सोचने की प्रक्रिया है वो अपने परिवार के प्रति ज़्यादा रहेगी, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, वो उसके कॉम्बिनेशन से जुड़ेंगे ओके, जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है। और जो हमारा ग्रह बल है वो इस चीज़ को और अच्छी तरीके से रेक्टिफाई करता है। जैसे कि किसी की कुंडली में बुध आदित्य योग है, सूर्य और बुध की युति बनी हुई है, या किसी की कुंडली में गज केसरी योग है, गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति बनी हुई है, वो जिस भाव में बनी हुई है, जिस नक्षत्र में बनी हुई है, उसके अनुसार उसके व्यक्तिगत जीवन में उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है। जो देश काल परिस्थिति वाला हमारा विषय है वो कई केसों में इन चीज़ों को एम्पलीफाई करता है। आपने देखा होगा कि एक किसान परिवार का बच्चा IAS IPS बनता है काफ़ी स्ट्रगल करके। एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन बनता है, बहुत बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस पे भी वो पहुंचते हैं। तो जहाँ पे माइंड सेट को ब्रेक करने वाली चीज़ है वहाँ पे ज्योतिष एक अलग डायग्राम पे काम करती है, क्योंकि जैसा कि एक कंसेप्ट है कि जो ग्रह सभी को मिले हुए हैं, जो भाव सभी को मिले हुए हैं, एक व्यक्ति जब अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयास को अपनी समय सीमा से आगे बढ़ के करता है तो उसकी अचीवमेंट भी काफ़ी बड़ी होती है। ओके, मिडिल क्लास में दो सिनेरियो बहुत अच्छे हैं कि एक व्यक्ति जो 20-25 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा है उसका घर काफ़ी सुख शांति से चल रहा है और उसे ज़्यादा कोई चाह भी नहीं है चीज़ों की। दूसरी तरफ के मिडिल क्लास का एक सिनेरियो ऐसा भी है कि लाइफ में ना कोई रिलेशनशिप से परेशान है, कोई फाइनेंस से परेशान है, कोई हेल्थ इशू से परेशान है। तो जब व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं तो बड़े एम, बड़ी अचीवमेंट के बारे में सोचने का जो समय है वो रियलिटी में होता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार को सरवाइव करने के बारे में सोचता है। तो ये जितने भी टाइमलेस इवेंट हैं ये एक समाज को जोड़ के रखते हैं, पहले से चले आ रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से चीज़ें ऑपरेट होंगी। कुंडली में जब हम देखते हैं या किसी को दिखाते हैं, आप देखते हैं कुंडली में, तो ऐसे क्या चीज़ें देखते हैं कि कौन से घर में कौन सा ग्रह होता है या कौन सा भाव है जो इफेक्ट करता है आपकी ग्रोथ और फाइनेंशियल कंडीशन को? जब एक व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली को एनालाइज कराता है
तो सबसे पहले 10-20 मिनट हमें उसे सुनना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे उसका कैरियर से संबंधित क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली हमें उसकी लगन कुंडली या दशमांश कुंडली देखनी है। सबसे पहले देखना है कि इस व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है, इसका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति जो कि मकर लगन का व्यक्ति है और शनि ग्रह मेष राशि में विराजमान है, उस व्यक्ति की राहु की महादशा एक्टिवेट है, जो जन्म नक्षत्र है वो विशाखा है। इसी प्रारूप को जो पंचांग, सर्वाष्टक बिंदु, ये सारी चीज़ों से हम एनालाइज करते हैं, तो जो सर्वाष्टक बिंदु का कंसेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है कि कुंडली का जो छठा भाव है वो जॉब को रिप्रेजेंट करता है, हमारे डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली का सप्तम भाव हमारे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस व्यक्ति की कुंडली में जो सप्तम भाव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं चंद्रमा ग्रह है, जो कि वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में विराजमान है। और उस व्यक्ति का जो क्वेश्चन है कि मैं जॉब को चेंज करके और अपना सेल्फ कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, तो अभी जैसे कंसल्टेशन में उनसे पूछा कि भाई आप किस वर्किंग में हैं, किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं जिस कंपनी में वर्किंग में हूँ वहाँ मेरा मार्केटिंग से संबंधित काम है और मैं उसके साथ साथ सेल्स को भी देखता हूँ। तो उनकी एजुकेशन की जो बात है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उन्होंने लगभग 10 से 12 अलग अलग कोर्सेज वगैरह भी किए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अगर कुंडली में कुछ गड़बड़ है, जो हमारा जन्म हुआ है उसी हिसाब से बनी है, उसमें तो कोई बदलाव नहीं हो सकता, और कहा जाता है कि पंडित जी को दिखा लीजिए या एस्ट्रोलॉजर को दिखा लेते हैं तो वो ठीक हो जाती है। वो कैसे ठीक होती है, वो मेरे को कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया, वो जरा मेरे को समझाइए। जब कोई व्यक्ति अपनी कुंडली को एनालाइज कराता है किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो एस्ट्रोलॉजर उसकी लगन कुंडली, उसके दशा सिस्टम, उस ग्रह गोचर को, उस भाव को एनालाइज करते हैं और उसी के अनुसार उस व्यक्ति का जो क्वेश्चंस है, जो उसकी समस्या है, उसका जो भी रेमेडी है या जो भी उसकी एक्टिवेशन है उसको स्टार्ट किया जाता है। तो कुंडली का जो दसम भाव है वो उसके प्रोफेशन की अचीवमेंट को दर्शाता है। और इसी के अनुसार अगर उसका धन से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कुंडली का जो द्वितीय भाव है और शुक्र ग्रह की जो स्थिति है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके साथ साथ जब हम इसमें नक्षत्र चरण सीमा को जोड़ते हैं तो जो सेकंड भाव के स्वामी के नक्षत्र हैं और इसके साथ साथ जैसा कि नक्षत्र का एक सिंबल है हमारा जन्म नक्षत्र, संपत नक्षत्र, विपत नक्षत्र, शैम नक्षत्र, पिरतरी नक्षत्र, वद नक्षत्र, मित्र नक्षत्र, अतिमित्र नक्षत्र, तो जो भी संपत नक्षत्र में विराजमान ग्रह हैं उनकी दशा के कैलकुलेशन के माध्यम से सामने वाले को एडवाइस दी जाती है कि ये समय सीमा बेस्ट है, अगर आप इसमें एफर्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। कई बार देखने के लिए मिलता है कि व्यक्ति का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेज़ है उस ग्रह नक्षत्र के अनुसार, तो उसे एडवाइस की जाती है कि आप प्रयास कीजिए लेकिन आपको रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें ज्योतिष के कंटेस्ट में काफ़ी अच्छा कार्य करती हैं। कुंडली में जो ग्रह जहाँ बैठे हैं वो वैसे ही बैठे रहे, उनको नहीं बदला जा सकता है ना? वो फिक्स है, वो फिक्स है, वो सभी के लिए फिक्स है। जो समय के साथ आने वाले समय में जो ट्रांजिट हो रहे हैं उसके हिसाब से नक्षत्रों का जो बदलाव हो रहा है या ग्रहों का बदलाव हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, उसके हिसाब से चीज़ें देखते हैं। जी देखिए, अभी जैसे कि शनि मीन राशि में विराजमान है, गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में है, तो कम्युनिकेशन और इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो इवेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब मेन चीज़ है कि जो इंडिविजुअल कुंडली है उसमें गुरु बृहस्पति और शनि की क्या पोजीशन है, वो उस रिजल्ट को एम्पलीफाई करेगी या फिर उसे खराब करेगी, वो महत्वपूर्ण चीज़ है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो अमीर बनना चाहते हैं उनकी कुंडली में अगर योग नहीं है तो क्या संभव है? देखिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा जन्म लेगा ही नहीं जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव ना हो, तो धन तो सभी को मिला है। अब जैसे कि शुक्र कारक हैं धन के, ऐश्वर्य के, सभी की कुंडली में शुक्र भी विराजमान है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को महादशा के तौर पे शुक्र 20 साल के लिए एक्टिवेट मिले तो उसका 20 साल अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर पर्सन को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ग्रह की किसी ना किसी ग्रह के साथ अलाइनमेंट होना स्वाभाविक है। शुक्र ग्रह भी तो किसी नक्षत्र में विराजमान होंगे, करेक्ट, और उसका जो डिस्पोजिटर है वो 2 साल, 5 साल, 10 साल कभी तो एक्टिवेट होगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कि ज्योतिष का जो कंसेप्ट है कि सही टाइम पे सही इवेंट को रेक्टिफाई करना। अगर एक व्यक्ति पॉलिटिक्स में काफ़ी मेहनत कर रहा है, कई बार उसे लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि ज्योतिष में कई बार प्रोग्रेशन वाली थ्योरी है कि सूर्य 22 वर्ष में एक्टिवेट है, शनि 36 वर्ष में एक्टिवेट है। तो आप देखिए कि सैटर्न अगर प्रोमिनेंट है
उसके सक्सेस के लिए, तो उससे बोलना पड़ेगा कि भाई आपको लंबे समय मेहनत करनी है। इसी तरीके से ज्योतिष काम करेगी। अपब्रिंगिंग भी इफेक्ट करती है आपकी ग्रोथ में? अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है, या एटमॉस्फेयर जैसे कि आपने अभी जिक्र करा, उसमें अपब्रिंगिंग का भी जो है बात आती है कि अगर आपकी अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है तो आप अमीर बनेंगे, कुछ ऐसा भी होता है? देखिए, काफ़ी सारी कंसल्टेशन ऐसी हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो करोड़पति अरबपति थे, हम्म। और एक समय के बाद वो बैंक ने एनपीए किया हुआ है और रोड पे आ गए। ज्योतिष को ना इस कंसेप्ट में समझना ज़रूरी है कि आपकी जो अलाइनमेंट है कुंडली की, आप उसको अपने व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप गुरु बृहस्पति डोमिनेंट व्यक्ति हैं तो आपके अंदर नैतिकता होनी जरूरी है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि मकर राशि में अगर विराजमान है तो स्मार्ट वर्क काम करेगा। ऐसा नहीं है सामने वाला आपको मूर्ख ही बनाता रहे। हम्म। तो वहाँ पे चीज़ों की जो अलाइनमेंट है, गुरु बृहस्पति, सैटर्न है, मार्स है, प्रत्येक भाव और राशि के अनुसार वो चेंज होती है। वही सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजिकल आपको इफ़ेक्ट करती हैं, और उसको एन एस्ट्रोलॉजर कोई भी गाइड करता है या फिर ज्योतिष उपाय में कन्वर्ट करता है। अच्छा, कुंडली में एक ग्रह ऐसा है जिससे सभी लोग डरते हैं, शनि। स्ट्रगल का जो है माने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देते हैं। तो शनि ऐसे कौन से भाव में बैठ के लोगों को स्ट्रगल देते हैं ग्रोथ में और फाइनेंस में? पिछले लगभग 2 3 4 वर्ष का अगर आप डायग्राम उठाएंगे ना, जितने भी लोग बहुत बड़े लेवल पर, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हों, इस तरीके से जिन्होंने अपने स्टार्टअप किए हैं वर्किंग के, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन आपको मिलेगी कि वो व्यक्ति किसी ना किसी पहलू पे आके लाइफ के एक फेज़ को बहुत संघर्ष में जी के आए हैं। कोई अपने रिलेशनशिप से परेशान होके आया है, कोई फाइनेंशियल कंडीशन लेके बहुत परेशान हुआ है, कोई हेल्थ इशू से बहुत परेशान हुआ है, कोई फैमिली इशू से बहुत परेशान हुआ है, किसी ने एजुकेशन में बहुत सेटबैक देखे हैं, किसी ने अपने प्रोफेशनल दायरे में बहुत सेटबैक देखे हैं, और लगभग एक समय के बाद उन्हें बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त हुई है। शनि किसी के लिए भी अच्छे या बुरे नहीं है। मेष राशि में ज्योतिष में उन्हें नीच माना गया है, तुला राशि में उच्च का माना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेष राशि में जिसका शनि है वो व्यक्ति लाइफ में कामयाब नहीं होगा, या जिसकी तुला राशि में है वो तो करोड़पति अरबपति बन जाएगा। उसकी एक ग्रामर है ज्योतिष की। मेष राशि में सैटर्न है, व्यक्ति को स्मार्ट वर्क करना है। तुला राशि में सैटर्न है, व्यक्ति को चीज़ों को बैलेंस स्टेज में रखना है। वो जो भी प्रोफेशन करता है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, या उसका अपना कोई भी बिजनेस है, तो वो सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। ग्रह कोई भी अच्छा है बुरा नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे केसेस में देखा गया कि लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें उनकी कुंडली में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन रिस्क नहीं ले पाते हैं। रिस्क लेके कोई काम नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कोई व्यापार करना है या कुछ ऐसा करना है उनको जिसमें रिस्क है, तो वो नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है इसका? क्या शनि कारण बनता है या मून का फियर कारण बनता है? देखिए, चंद्रमा कुंडली में व्यक्ति की मनस्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सैटर्न है वो कर्म के कारक हैं। एक व्यक्ति लाइफ में अचीवमेंट को जब भी प्राप्त करता है तो उसमें कुछ सर्कमटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ एक प्लेनेट की एक्टिवेशन को हम काउंट करते हैं कि मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग है, बंदा मेहनती है, वहाँ उसकी डिप्लोमेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके। अभी देखिए कि एक व्यक्ति अगर किसी भी व्यापार को करता है तो उसका जो सक्सेस और फेलियर रेट है वो सिर्फ उसकी मेहनत से नहीं जुड़ा हुआ था। एक जर्नल सी स्टेटमेंट है कि हारे हुए व्यक्ति की सलाह, जीते हुए व्यक्ति का तजुर्बा और खुद का माइंड एक व्यक्ति को अचीवमेंट प्रदान करता है। तो जो सैटर्न की थ्योरी है, सैटर्न आपको चीज़ें धीरे धीरे प्रोवाइड करेगा। आपको लंबे समय मेहनत करनी है और कंटिन्यूअसली करनी है। जैसा कि ज्योतिष में कॉम्बिनेशन है कि शनि और चंद्रमा की जो युति है उसे विष योग के नाम से जाना जाता है। तो कई बार क्या होता है कि जो लगन कुंडली इफेक्ट होती है यहाँ पे, और यही कॉम्बिनेशन सेम आप षडाष्टक योग है वो नवमांस में भी बना हुआ है, तो व्यक्ति अपने आप को होपलेस महसूस करता है कि किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसके माइंड में वो चीज़ें बनती नहीं है कि कामयाब होंगे या नहीं होंगे। वहीं पे अगर उसकी जो जन्म नक्षत्र या तिथि का कॉम्बिनेशन है वो भी एक दूसरे के नेगेटिव बन जाए, एकादशी तिथि बॉर्न व्यक्ति है, आश्लेषा जन्म नक्षत्र है, तो जहाँ पर चीज़ों को बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व करना है और व्यक्ति के पास पेशेंस है नहीं, तो भी चीज़ें ब्रेक होती हैं बाय प्रोफेशन। राहु की बात करते हैं। राहु एम्बिशन का ग्रह माना जाता है, लेकिन कई बार राहु डिस्ट्रैक्ट भी कर देता है। ये बड़ा बड़ा कारण होता है राहु का, या कुछ और भी
सर्कमटेंसेस बनते हैं? देखिए, राहु अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के दसम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति अगर जॉब करेगा तो उसे बड़ा ऑफिस चाहिए, व्यापार करेगा तो उसे बड़ा स्टेटस चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ है कि राहु इमेजिनेशन का कारक है, और एक व्यक्ति की सफलता के लिए उसकी कल्पना शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपको उसका एक दायरा निश्चित करना पड़ता है कि आपको इस कार्य को इस तरीके से करना है। और ज्योतिष में जो राहु के नक्षत्र हैं, आद्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आद्रा जो नक्षत्र है वो व्यक्ति के इमेजिनेशन को उसकी कम्युनिकेशन स्किल के साथ जोड़कर बढ़ाता है। कोई व्यक्ति एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनता है, वहाँ पे आद्रा बहुत अच्छा माना गया है। वहीं पर एक व्यक्ति जिस बिजनेस ग्रोथ की बात करता है, तो स्वाति जो नक्षत्र है तुला राशि में चीज़ों को बैलेंसिंग स्टेज में रखता है, और जिस व्यक्ति को प्रॉफिट और लॉस दोनों को सहन करना आता है वो अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छी अचीवमेंट लेता है। जो शतभिषा नक्षत्र है वो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जितने भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के केस हैं वहाँ पे शतभिषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी मेडिसिन की इनोवेशन है वो उससे जुड़ी हुई हैं। अब आप इन चीज़ों को देखिए कि जब व्यक्ति किसी भी खोज को करता है साइंटिफिक तौर पे, मेडिसिन के तौर पे, तो सबसे पहले उसे राहु की जरूरत पड़ती है। लेकिन राहु का जो सेकंड फेज है, राहु को कोई भी चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, वहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा इम्पेशेंस की वजह से खराब होती हैं। अब एक व्यक्ति है जो किसी बिजनेस ग्रोथ में है, राहु महादशा ऑपरेट है, तो वो उसको पता है कि तेरा जो बिजनेस है 5-10 करोड़ रुपए का है, वो 50-60 करोड़ का लोन लेने से पीछे नहीं हटेगा, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे। तो उस सेंस में फिर राहु को नेगेटिव माना जाता है। अच्छा, कुंडली में कौन से ग्रह ऐसे होते हैं जो लोगों को सेफ जोन में रखते हैं, या कौन से ग्रह हैं या कौन सी युतियां हैं ऐसी जिसकी वजह से बंदा जो है सेफ जोन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है? एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा की युति है, लक्ष्मी योग है। ओके। शुक्र और बुध की युति है, लक्ष्मी नारायण योग है। इसी प्रकार से जो हमारे पंच महाभूत योग हैं, मालवीय योग है, ये उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अब एक व्यक्ति अपने घर को, अपने समाज को, अपने परिवेश को दो ही कंडीशन में चेंज करता है, या तो उसका समय बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो या उसकी अचीवमेंट बड़ी हो, तभी व्यक्ति अपना पिन कोड चेंज करता है। तो ग्रहों की जो कंजंक्शन है वो पंचांग से अलाइन है। जब एक व्यक्ति का जन्म है तो उस समय जो पंचांग है वो फिक्स है, उस समय की तिथि फिक्स है, करण फिक्स है, योग फिक्स है, वार फिक्स है। तो जब जब वो चीज़ें दशा में ऑपरेट होते हैं, व्यक्ति की जो सक्सेस है और जो फेलियर है उसे काउंट किया जाता है। अब व्यक्ति वर्तमान समय में अगर आज अपने सामाजिक दायरे से आगे बढ़ता है तो उसके लिए उसके जो भाव है, जो भावना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जन्म कुंडली में जो हंस योग है, बुद्धादित्य योग है, शश योग है, ग्रहण योग है, इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इफेक्ट्स रहता है। अभी जैसे कि किसी की हेल्थ इशू की बात करते हैं तो पर्वत योग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जन्म कुंडली में लग्नेश की जो कंजंक्शन है वो पंचम भाव के साथ बनी हुई है तो बॉडी का हीलिंग होना स्वाभाविक है। वहीं पे पर्वत योग भी कुंडली में बना हुआ है तो मेडिकल क्षेत्र में उसे काफ़ी ज़्यादा उसकी सहूलियत के तौर पे अच्छा इम्पैक्ट मिलता है। मेडिसिन्स अच्छे तरीके से कार्य करती हैं, और इन फ्यूचर अगर 10th हाउस उसमें इन्वॉल्व है तो वो व्यक्ति मेडिसिन से संबंधित बिजनेस भी करता है और अच्छी ग्रोथ मिलती है उसे। तो कुंडली के जो योग का कंसेप्ट है, एक 27 जो कि फिक्स है, एक जो कि आपकी कुंडली के भाव और ग्रहों की युति से बने हुए हैं, उसका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन कई बार ये चीज़ें चेंज होती हैं। जो ग्रह योग लगन कुंडली में बने हुए हैं वो नवमांश में अगर षडाष्टक योग बना लें, एक दूसरे से 6-8 हो जाएं, तो जब भी उनकी जो दशा सीक्वेंस है वो ऑपरेट होगा, उसका अच्छा रिजल्ट देखने के लिए कई बार नहीं मिलता। अच्छा, जो लोग जॉब नहीं छोड़ना चाहते हैं, रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, पैसों को सेव कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, वो एक फाइनेंशियली नंबर है वहाँ पे अटक कर रह गए हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, मतलब चल रहा, मतलब वो एक स्टेज आ जाती है ना कि हाँ बस जीवन चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजिकल क्या प्रॉब्लम होती है उनके में? कुंडली का जो छठा भाव है वो हमारी जॉब से संबंधित है, हमारी डेली रूटीन से जुड़ा हुआ है।
कुंडली का जो 7वां भाव है वो हमारे प्रोफेशन से, हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट थोड़ा सा और भी जोड़ लेते हैं। अब जैसे कि आप जिस समाज में हैं वहाँ पे लगभग 95% लोग जॉब को ज़्यादा सिक्योर मानते हैं अपने परिवार के लिए। 5% लोग ऐसे हैं जो परिस्थितिवश या फिर जिनका फैमिली बैकग्राउंड है, उस वजह से वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या उसमें जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस कंसेप्ट में हर किसी को ये चीज़ अप्लाई कर देना कि भाई आप जॉब मत कीजिए, आप बिजनेस कर लीजिए, आपकी कुंडली में योग हैं। क्योंकि जैसा कि ज्योतिष का एक प्रारूप है कि भाई आपको छठा भाव तो मिला हुआ, ये फिक्स है, तो डेली रूटीन तो फिक्स है, जैसे आपका खाना, आपका सोना, नहाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो जॉब करना नहीं करना किसी के लिए नेगेटिव नहीं है। लेकिन जब बात आपके बिजनेस ग्रोथ की होती है तो वहाँ पे सबसे बड़ी नीड आपका फाइनेंस है। राइट। अगर आप फाइनेंशियल मजबूत हैं और आपको फैमिली सपोर्ट है तो आप उस चीज़ में ग्रोथ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको लंबे समय तक पेशेंस रखना पड़ता है। आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, हो सकता है आपको 6 महीने 7 महीने अपने जेब से खर्च करना पड़े, लेकिन अगर आपके पास उतना है ही नहीं तो फिर तो वो बिजनेस फेलियर की काउंटिंग में आ जाएगा और एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो जाएगी। राइट। तो सरकमटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो एक इंसान है, उसको सबसे पहले क्या समझना चाहिए? रिस्क लेना है उसको या ग्रोथ करनी है अपनी लाइफ में? ये मिडिल क्लास जो लाइफ जी रहा है उससे निकलना है जहाँ वो स्टक हो गया है, तो उसे क्या देखना चाहिए? पहले अपनी हैबिट्स देखनी चाहिए, माइंडसेट देखना चाहिए या कुंडली देखनी चाहिए? सबसे पहले उसे अपने माइंडसेट, हैबिट और उसके बाद कुंडली की ज़रूरत है। ओके। जी, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपके पास कुंडली लेके आया और आपने देखा कि भाई 10th हाउस बहुत स्ट्रांग है और आप उसे कहो कि भाई पॉलिटिशियंस बन जाइए, लेकिन उसकी हैबिट है ही नहीं कि भाई वो 50-100 लोगों के बीच खड़ा होकर भाषण दे। उसका डेली रूटीन है अपने परिवार, छोटे से फ्रेंड सर्कल के साथ समय बिताने का। तो कई बार जो कुंडली के योग हैं वो सामने वाले की मनस्थिति से भी तो जुड़े होने जरूर। जो कंसल्टेशन होती है उसमें क्यों सामने वाले को सुनना जरूरी है। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे दी, मैंने देखा कुंडली का अष्टम भाव ऑपरेट है, कुंडली का 7वां भाव से जुड़ा हुआ है, और मैंने डायरेक्टली आपसे बोला आपकी तो मैरिज लाइफ बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है, ये है, और आप जो है ना इसमें तो इड़ चुके हैं, और 5 मिनट बाद आप मुझे बताते हैं सर अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई। तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं पहले सामने वाले को सुनना, सुन लो। उसके बाद फिर कुंडली की तरफ देखिए। क्योंकि कुंडली ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने आपको डेट ऑफ बर्थ दी, समय दिया, जन्म स्थान दिया और आपने चीज़ें एनालाइज की। सबसे पहले आपको सामने वाले को समझना है, उसके बाद आगे की प्रोसीजर बहुत लंबी है। उसका जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है, क्योंकि जब षोडश वर्ग कुंडलियों को आप एनालाइज करेंगे तो आपको 1 मिनट में कुंडली चेंज होगी। जब आपने सामने वाले की समस्या ही नहीं सुनी तो आप डायरेक्ट इस तरीके से, तो वो तो फिर फिक्स है ना एल्गोरिदम। अब जैसे आपकी एज है और मैं आपसे कहूँ आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आपकी कुंडली में राहु बहुत ख़राब है जिसकी वजह से आप चीज़ों को गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपके बारे में 6 अच्छी बोली हैं वो आपको अच्छी लगेंगी कि पंडित जी को तो सब कुछ पता है, और अचीव नहीं हो रही, जाहिर सी बात है परेशान है, इसलिए सामने बैठेगा बंदा, पंडित जी को तो सारी नॉलेज है मेरी कुंडली की। जबकि ये चीज़ें कार्य नहीं कर रही, ये तो फिक्स है, किसी पे कहीं भी चेप दीजिए। ज्योतिष में ये चीज़ें समझनी जरूरी है। अब जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे सबसे ज़्यादा काम होता है, चाइल्ड बर्थ के जो केसेस हैं उन पे बहुत लंबे समय वेट करना पड़ता है, क्योंकि बार बार उनकी ग्रिड होती है, रेमेडी वगैरह होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने डेट ऑफ बर्थ दी और हमने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले उसकी मेडिकल समरी को देखिए, मेल फैक्टर में कोई प्रॉब्लम है या फीमेल फैक्टर में कमी है। क्योंकि ज्योतिष किस तरीके से काम करेगी, कई बार फूड हैबिट चेंज होंगी, कई बार वास्तु की ज़रूरत पड़ेगी, कई बार न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ों पे पहले रिसर्च करना, सारी चीज़ें करना, तब ज्योतिष के डायग्राम को आगे रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अपनी जो निजी जीवन, अपनी लाइफ है, जो हम जीवन जी रहे हैं, उसमें ऐसा क्या हम रूटीन लाइफ में चेंज करें अपने एक्शन को लेकर या बहुत सारी चीज़ों को लेकर, छोटे छोटे पैटर्न्स हैं उनको कैसे चेंज करके हम अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे ग्रह भी डिसबैलेंस हो जाते हैं? जो ग्रह आपकी महादशा में ऑपरेट है और जिस नक्षत्र में वो विराजमान है, अगर आप उसको प्रकृति नेचर से अलाइन करके जो भी ज्योतिष उपाय आपको बेस्ट लगे, जो आपके बजट में हो, अगर आप उसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि महादशा एक बहुत बड़ा इवेंट है। जैसे गुरु बृहस्पति 16 वर्ष के लिए है, राहु 18 वर्ष के लिए है, शुक्र 20 वर्ष के लिए है, तो एक लंबा समय है।
और उस एक्टिवेशन में जब आप ज्योतिष को यूज करते हैं, इसके साथ साथ जो आपका नाम है, क्योंकि ज्योतिष में न्यूमरोलॉजी बहुत बेस्ट कंसेप्ट है। आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो नाम है, आधार कार्ड है, सभी में वो चीज़ें मेंशन होती हैं। बाई प्रोफेशन भी जितने भी कंपनी के लोगो वगैरह हैं, वहाँ पे भी उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये जो सारी चीज़ें अलाइनमेंट के तौर पे जब आप अपने व्यक्तिगत लाइफ में हैबिट के तौर पे, अपने डेली रूटीन के तौर पे यूज करते हैं, तो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम और ख़त्म हो जाती हैं। और अचीवमेंट के लिए क्या है कि सबसे पहले जो थिंकिंग प्रोसेस है, सपोज कीजिए कि राहु ग्रह की महादशा है आपकी, तो फर्स्ट एडवाइस तो यही होगी कि अगर सामने वाला ओवर स्मोकिंग कर रहा है कि जी आप इसे कम कीजिए, ख़त्म तो शायद नहीं करे, कम ज़रूर कीजिए। दूसरा, आप सोशल मीडिया में जितना भी अपने आप को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेस क्या है, सक्सेस एक पैटर्न है कि जो व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है, अपनी नॉलेज के ऊपर खर्च करता है, तो एक समय के बाद वो चीज़ें उसे रिटर्न करना स्टार्ट कर देती हैं। तो जॉब में, बिजनेस में जो सफलताएं हैं वो ग्रह की दशा से ऑपरेट है। उस समय जो ग्रह गोचर हो है उसको आप जोड़िए। ज्योतिष उपाय ना सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो चीज़ें प्रकृति सभी को देती है। किसी को स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाना पसंद होता है, किसी को गाय को चारा खिलाना पसंद होता है, किसी को अपना फ्रेंड सर्कल बहुत पसंद होता है। देखिए जनरल उपाय है ना कि आप अपने फ्रेंड्स को कोई भी ट्रीट दे रहे हैं चीज़ों का, तो सेकंड हाउस ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो रहा है, अष्टम से सेकंड ऑपरेट हो रहा है। तो सन है तो आप फादर की और सेल्फ पे काम करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जो आपका सोल पर्पज है वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। तो जितने भी व्यक्ति की ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो उसकी हैबिट और उस ग्रह के जो ज्योतिष उपाय हैं उससे काफ़ी अच्छा बैलेंस होता है और उसका रिजल्ट भी अच्छा देखने के लिए मिलता है। बातें बहुत सारी हैं, सवाल मेरे पिटारे में हमेशा बहुत सारे रहते हैं, लेकिन समय का अभाव है। वेदांत जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको भी कुछ चीज़ पूछनी है तो आप सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो आपका कोई कॉन्सेप्ट है जिसे समझना चाहते हैं तो वो भी लिखिए। उस टॉपिक पे हम कोशिश करेंगे कि हम वेदांत जी को वापस से तंग करें, उनका कीमती समय लें और उस पे पॉडकास्ट बनाएँ और आपको उसके बारे में बताएँ। नहीं वेदांत जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट astrology and middle class mindset obviously. थैंक यू Thank सर। you so much.